चलिए बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की करते हैं, जहां खबर आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर हंगरी की तरफ से आए बड़े बयान के साथ। दरअसल बयान क्या है वो आपको बताते हैं। हंगरी के राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक का कहना है कि यूक्रेन युद्ध से नाटो को दूर रहना चाहिए, युद्ध में उतरने की ना सोचे नाटो। कैटलीन की ओर से यह बयान दिया गया। यूरोप को अपनी चिंता करनी चाहिए, नाटो का सहयोगी देश है हंगरी, जिसकी ओर से यह बात निकलकर सामने आई है। हालांकि इस बयान के साथ साथ उस रेफरेंस को भी देखना और समझना जरूरी है। जब नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, उस वक्त हथियारों के सप्लाई को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं जाहिर की गई थी। फ्रांस जैसे देशों ने इस बात में असमर्थता जताई थी कि हथियार जो है वो लगातार सप्लाई कैसे किए जाएंगे। और अब इसके बाद हंगरी की ओर से यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, सवाल यह है कि जो रूस बनाम नाटो पूरी जंग होती हुई नजर आ रही थी, क्या वो हो पाएगी? ऐसा तो नहीं कि नाटो में दो फाड़ हो जाए। हंगरी के राष्ट्रपति कैटलीना नोवाक का यह बयान है, जिसमें इन्होंने ये साफ कहा है कि युद्ध से नाटो को दूर रहना चाहिए। तो हंगरी के प्रेसिडेंट हैं कैटलीना नोवाक, जिनकी ओर से यह बात कही गई है। लेकिन इस बात के मायने क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले ये जानिए कि कैटलीना नोवाक क्या कह रही हैं, उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं वो मायने क्या रखती हैं। देखिए, युद्ध पर हंगरी का स्टैंड। युद्ध शुरू करने पर हंगरी ने रूस की निंदा की है, यानी कि रूस के तो खिलाफ है हंगरी, लेकिन नाटो के विपरीत कीव को हथियार देने से इनकार कर दिया। यानी कि नाटो जिस तरीके से नाटो देश गोलबंद होकर यूक्रेन को हथियार देने की बात कह रहे थे, उस पर हंगरी ने इनकार कर दिया है। हंगरी ने यूक्रेन को सिर्फ मानवीय सहायता अब तक दी है और आने वाले वक्त में भी इसी के संकेत मिल रहे हैं कि मानवीय तौर पर सहायता हंगरी कर सकता है यूक्रेन की। हंगरी सिर्फ शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, यह बात हंगरी ने अपनी साफ कर दी है। यानी कि वो हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा, एम्यूनिशन की मदद नहीं करेगा। युद्ध से यूरोप पर छाए संकट हंगरी के साथ खड़े, क्योंकि कई देश इससे पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि वो हथियार सप्लाई करने में असमर्थ हैं। ऐसे में अब इस मामले में और क्या निकलकर सामने आता है, कब तक तस्वीर साफ होती है, ये देखने वाली बात है। इस पर आपको पूरी स्थिति हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत पर। हंगरी की ओर से ये दिया गया बयान, उनके प्रेसिडेंट की ओर से दिया गया बयान, सर कैसे देखना चाहिए? क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि इस युद्ध में नाटो को नहीं कूदना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिकल सोच हो सकती है? इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है? देखिए, फाइनल विश्लेषण में सब अपना हित देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई लिमिटेड डिस्टेंस तक लोग दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब देखते हैं कि खतरा उन पर भी आ सकता है तो वो कदम पीछे उठाते हैं। हंगरी को लगता है कि यदि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया रूस के साथ तो भविष्य में रूस के साथ रिश्ता खराब होगा और हो सकता है कि रूस के टारगेट पे वो आए। और मिस्टर पुतिन एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं, बहुत मजबूत व्यक्तित्व है उनका। वो न दुश्मनी भूलते हैं न दोस्ती भूलते हैं। आप मोदी जी और मिस्टर पुतिन की दोस्ती की देखिए बात। अब सवाल ये है कि क्यों क्रैक्स आ रहा है नाटो के अंदर। क्रैक्स का दो चीज़ें हैं। एक तो ये जंग का आर्थिक जो परिणाम है वो जो नाटो के देश पे आ रहा है वो धीरे धीरे भयंकर होता जा रहा है। आप देखिए जर्मनी में गैस सप्लाई का क्या क्या पोजीशन है। जो रूस के पाइपलाइन से जो गैस जाता था रूस ने रोक रखा है, तो परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और क्या ठंड के कारण जो लोग मरेंगे तो उसमें जो नाटो के देश हैं या यूरोप के देश हैं में उनके प्रजातंत्र के सरकारों पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो ये, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने नहीं सोचा था कि जंग इतना लंबा चलेगा। नॉर्मली इंडियन आर्मी में हम लोग को सिखाया जाता है कि जब एम्यूनिशन हम वेयर विदॉल की बात करते हैं तो 30-30 कॉन्सेप्ट है, मतलब 30 दिन का इंटेंस फायरिंग और 30 दिन का नॉर्मल रेट फायरिंग, मतलब 2 महीने का इन्वेंट्री रखते हैं हम अपने डिपोज में, स्टॉक्स में। लेकिन यहाँ तो 2 महीने है तो कई महीने हो गए, 1 साल हो जाएगा, 1 साल होने जा रहा है। तो सवाल है कि कहाँ 2 महीने का इन्वेंट्री स्टॉक होता है और कहाँ 1 साल। तो स्टॉक आउट तो होगा, तो स्टॉक आउट होगा तो इसका प्रभाव अब प्रोडक्शन कैसे किया जाए। जो वेंडर है वो तो पैसा मांगेगा एडवांस में, तो आपको ये जो पैसा आप झोंकेंगे वेंडर के पास उसका तो ये इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल लॉस तो है ही। लेकिन एक चीज मुझे और बताइए, क्योंकि अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी व्यक्ति ने कहा था कि जिन जिन देशों ने हथियार सप्लाई किया है
उन देशों से पुतिन बदला लेंगे, चुन चुनकर बदला लेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अभी ये कल ही की बात है। तो क्या इस तरह के जो बयान दिए गए, इस तरह के बयान क्या दबाव का काम करते हैं क्या नाटो देशों पर? एकदम। देखिए, संदेश बहुत साफ है कि आप यदि दुश्मनी हमसे मोल लोगे तो हम उसका हिसाब करेंगे। अब हिसाब का दो स्वरूप है, किस तरह से मिस्टर पुतिन पनिश करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात जो है कि बार बार जो हम लोग कह देते हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे, न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे, न्यूक्लियर ऑप्शन लेना इतना आसान नहीं है जी। उसका परिणाम बहुत ही दूरगामी और बहुत ही खतरनाक होगा। तो यदि मिस्टर पुतिन बार बार यदि रूस कहता है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे तो बाकी देश के पास भी तो न्यूक्लियर ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल सर। तो वो तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, फिर बहुत ही विश्व में पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी। तो न्यूक्लियर ऑप्शन तो नहीं मैं उतना सोचता हूं कि पॉसिबल है, लेकिन हाँ ये सही है कि मिस्टर पुतिन दुश्मनी नहीं भूलते हैं और चुन चुन के। नहीं सर, हंगरी की अगर बात पर गौर करें तो हंगरी कह रहा है कि नाटो देशों को नहीं, पूरे यूरोप को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। एकदम। तो क्या इसका बहुत बड़ा एक इंपैक्ट है? क्या वो स्थितियों को भांपकर हंगरी ये बात कह रहा है? एकदम। हंगरी ने बहुत ही मानसिक परिपक्वता का परिचय दिया है, और जिस तरह से उनकी टिप्पणी है कि ह्यूमैनिटेरियन एड तो देंगे लेकिन हम मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं सप्लाई करेंगे। तो मानवता के नाम पे तो सपोर्ट है, लेकिन जंग में हम साथ नहीं देंगे। तो ये इस तरह से हंगरी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है। और दूसरी बात है कि यूरोप के देशों को और नाटो के देशों को ये समझना पड़ेगा कि वो अमेरिका की लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। अपना कंधा कब तक देते रहेंगे अमेरिका को कि फायर करो और रूस को टारगेट करो। अमेरिका तो बहुत धनी देश है, बाकी लोग का क्या होगा? आप ब्रिटेन की हालत देखिए, ब्रिटेन की क्या हालत है, आर्थिक व्यवस्था किस तरह से डमाडोल हो रही है। अभी किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुनाक को कितना उनको कष्ट हो रहा है। तो सवाल ये है कि वॉर इज़ ए वेरी कॉस्टली वेंचर। जो जंग है वो बहुत ही खर्च से भरा हुआ जो शायद यही वजह थी सर कि इससे पहले जब रक्षा मंत्रियों ने बैठक की थी नाटो के, उनमें से कई देश ऐसे थे जिन्होंने ये साफ कह दिया था कि अब हम सक्षम नहीं है कि हम यूक्रेन को हथियार दे पाए, एम्युनिशंस दे पाए। तो क्या ये उस तरह की भी एक गोलबंदी हो रही है कि नाटो भी दो धड़ों में बट चुका है कि एक धड़ा कह रहा है कि हम कर पाएंगे समर्थन, एक धड़ा कह रहा है कि हम हथियार नहीं दे पाएंगे। एकदम। आप यदि यूक्रेन की सदस्यता की बात कीजिए तो नाटो के बीच में ही दरार था। इवन टर्की ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, हम वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात को। तो सवाल यह है कि एट द एंड ऑफ द डे सब अपना हित देखेंगे, और हित इसमें है कि यदि जंग इस तरह से चलता रहा तो क्या नाटो के देश पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? क्या मिलिट्री इक्विपमेंट? सब भारत में कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कई देश उस तरह से दीवाने जब हो रहे थे, मेरे ख्याल से अब आटे दाल का भाव पता चल रहा है। मैं आ रहा हूं सर एक बार आपके पास, एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन को जर्मन मेड लेपर्ड टैंक्स मिलेंगे। गठबंधन देशों से चर्चा के बाद जर्मनी इसके लिए राजी हुआ है। यूक्रेन को जर्मन मार्डर के बाद लेपर्ड टैंक्स दिए जाएंगे। पोलैंड ने टैंक की एक कंपनी देने का वायदा किया है। लेपर्ड टैंक की एक कंपनी में कम से कम 14 टैंक शामिल हैं। तो एक तरफ कुछ देश हाथ खींच रहे हैं, दूसरी तरफ कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ अभी भी खड़े हैं। और जिस लेपर्ड टैंक को लेकर पोलैंड और जर्मनी में खींचतान की खबरें सामने आ रही थीं, और लंबे इंतजार के बाद जिस टैंक को देने के लिए जर्मनी तैयार हुआ है, उसकी पावर आपको बताते हैं। एनिमेशन ग्राफिक्स आपके सामने होंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये लेपर्ड टैंक कितने खतरनाक हो सकते हैं इस जंग में। इसकी लंबाई होती है 33 फीट। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 12.25 फीट होती है। इसकी ऊंचाई 10 फीट है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये स्पीड 72 घंटे प्रति किलोमीटर की पकड़ सकता है। इसकी रेंज यानी कि मारक क्षमता 450 किलोमीटर की होती है। तो ये इसकी खासियत है। और कुछ खासियत आपको इसकी बताने की कोशिश करते हैं, इससे जुड़ी हुई ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं। दरअसल दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक्स में इसकी गिनती की जाती है। लेपर्ड 1 को अपग्रेड करके लेपर्ड 2 बनाया गया। लेपर्ड 2 तैयार करने में अमेरिका ने भी मदद की थी। थल सेना के लिए 1970 में इसे तैयार किया गया था। 1979 में जर्मनी की सेना में इसे कमीशन किया गया। 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के पास लेपर्ड टैंक है। अफगानिस्तान, सीरिया वॉर, ये इन तमाम वॉर का हिस्सा रहा है। ये लेपर्ड टैंक यानी कि अपनी एफिशिएंसी दिखा चुका है। सिन्हा सर, अगर ये लेपर्ड टैंक की बात करें, पहले तो पोलैंड और जर्मनी में खींचतान अच्छी खासी हुई, अब आखिरकार जर्मनी इस बात पर राजी हो गया कि हम लेपर्ड टैंक देंगे।
ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये कई वॉर में अपनी भूमिका दिखा चुका है, लेकिन रशिया के साथ युद्ध में यूक्रेन के लिए कितना मददगार साबित हो पाएगा? क्या एफिशिएंसी देखते हैं आप इसकी? देखिए, जिस तरह का प्रभाव आप सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता इतना प्रभाव वो डाल पाएगा जंग में। उसके दो कारण हैं। उसको यूक्रेन के शब्दों में एक शब्द है रास्पुटिट्सा, और दूसरा है जनरल मड या जनरल कीचड़। ये दोनों बिंदु जो हैं मोबिलिटी, टैंक के मोबिलिटी को प्रभावित करेंगे। और आपको याद होगा कि शुरू में जब जंग हुआ था तो हमने सुना था, देखा था कि रशियन टैंक्स भी एडवांस नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। क्यों नहीं कर पा रहे थे? वो कीचड़ और विंटर दोनों चीज, जो सरफेस होता है वो इतना मडी होता है कि उसमें मोबिलिटी इफेक्ट होता है। और ये जाड़े का ही समय है कि जब बर्फ जम जाता है तो मोबिलिटी बेटर हो सकती है। तो 1-1.5 महीने का खेल है, उसके बाद फिर वो मड और कीचड़ का खेल शुरू हो जाएगा। तो 1-1.5 महीना में यदि लेपर्ड कुछ कर सकता है तो करे, लेकिन क्या रूस जो है चुपचाप बैठेगा? और उसको नहीं पता है कि यदि लेपर्ड, जर्मनी की तरफ से लेपर्ड टैंक दिया जा रहा है तो उसका काउंटर क्या है? उसके पास भी तो एटीजीएम होगा, एंटी टैंक गाइडेड मतलब वेपन सिस्टम होगा। बिल्कुल। उसके पास भी तो हेलीकॉप्टर, वो एयरबोर्न। हमने सर इस जंग में ये देखा है कि सबसे आसानी से अगर कोई वेपन निशाना बनाया जा सका तो वो टैंक ही था। करेक्ट। कई बड़ी संख्या में जो टैंक्स थे वो ध्वस्त कर दिए गए, चाहे वो यूक्रेन के हो चाहे वो रशिया के। देखिए, अभी तक रूस ने, मैं देख रहा हूं कि रूस ने अभी तक जिस तरह से एयर पावर इस्तेमाल करना चाहिए था वो नहीं किया है। ये मुझे ताज्जुब लगता है, क्योंकि मुझे मेरे मिलिट्री सेंस के बाहर के मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि एयर पावर पूरी तरह से क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। एयर पावर इस्तेमाल करके यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता था उसके, और जेलेंस्की को घुटने पे टेकवाया जा सकता था, लेकिन ऐसा रूस ने किया नहीं। क्या वो रिजर्व रखना चाहता है और मतलब भविष्य में अपना फुल एयर पावर इस्तेमाल करेगा? देखिए सर, मैं आपको रोक रहा हूं सर, माफी के साथ।